दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव होना है। तमाम तैयारियों में पार्टीज लगी हुई है। कई सारी पार्टी ने अपने अपने लिस्ट जो है वो जारी कर दी है कि उनके कैंडिडेट कौन होंगे। इस बीच सबकी नज़र ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर है, यानी कि AIMIM पार्टी पर है कि वो अपनी अपनी कहां पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में बिहार को आप तमाम लोग जानते हैं, बिहार की राजनीति सबसे अलग तरह की राजनीति होती है। अभी तक बिहार से कोई भी घोषणा किसी भी पार्टी ने सही तरीके से नहीं किया है, लेकिन AIMIM पार्टी ने अपनी तमाम जो कहा सकता है कि सीट्स हैं उसकी घोषणा कर दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि पूर्व में AIMIM पार्टी ने बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन इस पैमाने पर चुनाव लड़ा जाएगा इसका अंदाजा किसी को नहीं रहा होगा। अभी अभी ये खबर सामने आ रही है, अख्तरुल ईमान ने और आदिल हसन ने, जो कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, और साथ ही साथ बिहार प्रदेश के युवा अध्यक्ष आदिल हसन ने मिलकर के ये घोषणा कर दी है कि बिहार के 11 सीट पर 40 लोकसभा क्षेत्र के 11 लोकसभा क्षेत्र पर AIMIM पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के अलावा इन लोगों ने बिहार के अलग अलग जिलों में चुनाव लड़ने की अलग अलग जो जिले हैं वहां से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिया, जिनमें मुजफ्फरपुर जैसा जो लोकसभा क्षेत्र है वो भी शामिल है, साथ ही साथ दरभंगा लोकसभा क्षेत्र है। हम तमाम लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपको बताएंगे, तमाम जगह अभी कौन लोग वहां पर जो है विजेता हैं और क्या कुछ चांसेज हैं AIMIM पार्टी अगले मतलब अब जो चुनाव होने वाली है उसमें वो कहां पर किस तरह से किस पैमाने पर जो है वो वोट गेन कर सकती है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनाएंगे अख्तरुल ईमान साहब ने क्या कुछ बयान दिया है। सबसे पहले तो आप देखिए कि अख्तरुल ईमान साहब, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अख्तरुल ईमान साहब ने अपना दावा जो है वो पेश किया है कि कहां कहां से ये लोग जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सीधे सीधे 11 सीट के बारे में इन्होंने बात की है। भाई बिहार में और राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने बड़ी कोशिश की कि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के तहत शामिल होने का इरादा किया। हर चंद के इन लोगों ने हमारे सीने पे खंजर भी घोंपा, हमारे लोग तोड़ लिए गए, लेकिन राष्ट्र हित में, दलितों के हित में, अकलियतों के हित में जरूरी है कि मैं उनका साथ देता। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन अब भी ढाक के तीन पात हैं। ये सारी पार्टियां ये चाहती हैं कि दलितों और अकलियतों का वोट लें, लेकिन इनको कहीं भी प्रतिनिधित्व में हिस्सेदारी न दें। तो ये बड़ी दुख की बात है। नतीजा ये हो रहा है कि हम लोग का दबाव है पार्टी के तमाम तर कारकुनों का, हमारे जो वर्कर्स हैं उनका, कि साहब हम लोग इतना प्रयास करते हैं, अगर हम लोग इस तरह से विफल हो जाए तो कैसे क्या होगा। तो हम लोगों ने 11 सीटों पर बिहार में लड़ने का फैसला किया है। 4 सीटें हमारी सीमांचल की, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। यहाँ से मैं घोषित प्रत्याशी भी हूँ। कटिहार से आदिल हसन साहब को इलेक्शन लड़ने का बड़ा दबाव था, उनका नाम पेश किया गया है। और बक्सर से, काराकट से, गया से, मुजफ्फरपुर से, उजियारपुर से, दरभंगा से और भागलपुर से हम लोग इन लगभग 10-11 स्थानों पर हम लोग इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और हम लोगों ने जो लोग वहाँ के प्रत्याशी थे उन लोगों को हम लोगों ने हैदराबाद से रब्ता करने के लिए कहा है, और वहाँ के जो मुकामी संगठन है उन लोगों से हम लोगों ने राय लेना भी शुरू कर दिया है। प्रत्याशी की घोषणा कब तक कर देंगे? उन लोगों को मैंने कह दिया है वहाँ हैदराबाद से रब्ता करने के लिए, तो ये लोग हैदराबाद गए होंगे, फिर हैदराबाद से उनकी बात हो जाती है तो 2-4 दिन के अंदर घोषणा पत्र भी जारी किए हैं। घोषणा तो हम लोग का वही घोषणा पत्र हम लोग का क्या है कि हम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश में और इस राज्य में शोषित वंचित वर्गों के लिए। और ये बात मैं कल तक कहता था तो मेरी बात में सदाकत नजर नहीं आती थी, लेकिन नीतीश कुमार जी गलती से काम कर गए और अपने जुर्म की दास्तान लिख गए। बिहार में जाति आधारित जो गणना आया है उसने खोल खोल कर बता दिया है कि अगली पंक्ति के लोगों को 2-2, 3-3, 4-4 गुना मुलाजिमत मिली है और दलितों और अकलियतों को उसके वाजिब हिस्सा से वंचित कर दिया गया है। तो दोस्तों, आपने ये बयान सुना और इस बयान के सुनने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि असल में पूरी बात क्या है। पूरी बात आप समझ गए होंगे कि इन लोगों ने सबसे पहले तो अप्रोच किया था कि हमें जो है इंडिया या गठबंधन में शामिल कर लिया जाए, लेकिन वहाँ इन लोगों को शामिल नहीं किया गया। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लोग जो हैं खास करके AIMIM पार्टी जो है वो वोट काटती है और तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप AIMIM को ये कहते हैं कि ये वोट काटती है, अब जैसे मान लेते हैं कि 40 लोकसभा क्षेत्र में 11 जगह पर ये लोग चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, जिनमें आपको तमाम लिस्ट पहले ही हमने बताया, और बाकी हम आपको 11 जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ के 2019 लोकसभा क्षेत्र के रिजल्ट भी दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या कुछ चांसेस वहाँ पर बनते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अख्तरुल ईमान साहब ने ये बात कही कि हमने अप्रोच किया था कि इंडिया गठबंधन में हमें शामिल कर लिया जाए, हालांकि हमें खंजर मारा गया था। ये कहने का मतलब ये था कि आपको याद होगा कि इन लोगों ने 5 विधायक जो है अपने बनाए थे विधानसभा क्षेत्र में। जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो 5 सीट, लेकिन 4 जो जनाब थे इन लोगों ने पार्टी छोड़ दी और छोड़ करके कहाँ चले गए? ये लोग चले गए RJD में, और RJD में शामिल हो गए। अगर आपको याद हो तो RJD वालों ने तो AIMIM को कहीं ना कहीं
झटका दिया था, लेकिन फिर भी एआईएमआईएम पार्टी तैयार थी कि भैया हमें जो है आप इंडिया गठबंधन में शामिल कर लो, हमें कुछ सीट्स दे दो, बाकी आप लोग चुनाव लड़ो, हमारी तरफ से पूरा समर्थन रहेगा, क्योंकि देश हित में चुनाव लड़ना है, भाजपा को हराना है, जो भी भारत को नुकसान करने वाली ताकतें हैं उन्हें हराना है, उन विचारधाराओं को पस्त करनी है जिनसे देश भर को खतरा है। लेकिन शायद इंडिया महागठबंधन को ये बात जो है वो कबूल नहीं थी। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी हुआ, सुना कि अखिलेश यादव जी को प्रपोजल दिया गया उनके समाजवादी पार्टी को कि भैया आप तमाम लोग मिलजुल करके जो है हमें 5 सीट दे दीजिए, हम यहां पर आकर के चुनाव लड़ लेंगे, नहीं दीजिएगा तो 20-25 सीट पर लड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सीट्स नहीं देंगे तो मजबूरी में क्या होता है कि अगर आप नहीं दीजिएगा तो हम तो अपना लड़ाई लड़ेंगे ना, हमारा तो अपना संवैधानिक हक है, तो हम अपना चुनाव लड़ेंगे। और यही फैसला जो है एआईएमआईएम पार्टी के द्वारा किया गया है। तो आप तमाम लोग ये बताइएगा कि 11 सीट पर जो चुनाव लड़ने की फैसला किए गए हैं उस पर आप तमाम लोगों की क्या राय है, और क्या आपको लगता है कि एआईएमआईएम पार्टी जो है उसने अच्छा फैसला लिया है या नहीं लिया है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ अलग अलग सीट्स हैं, वहां के हालात हैं, इस पर देखते हैं। अब जैसे दरभंगा सीट को अगर आप देखेंगे, क्योंकि दरभंगा में भी चुनाव लड़ने की बात इनके द्वारा कही गई है, तो दरभंगा में देखिए अभी गोपाल जी ठाकुर हैं और वो विजेता है। यहाँ पर 5,86,000 वोट ला करके लगभग जो है अगर आप देखें तो काफी अच्छा खासा मार्जिन है, 27% ज्यादा वोट से अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से ज्यादा वोट ला करके चुनाव जीता था। जबकि अगर आप देखेंगे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के चुनाव हारने के पीछे की वजह को अगर आप देखने की तलाशने की कोशिश करेंगे तो आप खुद समझिए, यहाँ पर ये जो दरभंगा सीट है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की आबादी नहीं है, मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, यादव जी की आबादी अच्छी खासी है, लेकिन इसके बावजूद जो है अगर आप देखें तो राजद यहाँ पर चुनाव हार गई थी, यानी कि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब चुनाव हार गए थे। हारने की वजह क्या है आप समझिए, ये सीट है जो यहाँ पर इन लोगों ने फैसला लिया है कि भैया हम अपने भी कैंडिडेट को उतारेंगे। अब देखिए उजियारपुर ये सीट है, यहाँ पर नित्यानंद राय जी हैं और ये भी लगभग जो है 28% से ज्यादा वोट ला करके उपेंद्र कुशवाहा से चुनाव जीत चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, उपेंद्र कुशवाहा, अजय कुमार, ममता कुमारी और ये तमाम लोग। अब देखना यह है कि यहाँ पर इस सीट पे उजियारपुर पे जो है एआईएमआईएम पार्टी किसे अपना जो है वो नेता चुनती है। अभी तक इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ। ये गया है मांझी जी का सीट था, जीतन राम मांझी यहाँ पर चुनाव हार गए थे, विजय मांझी ने यहाँ पर जेडीयू से चुनाव जीता था, ये 2019 का है। तो यहाँ पर भी आप देखें कि विजय कुमार चौधरी है, शिवशंकर है। अब देखना यह है कि यहाँ पर किसे जो है ये कैंडिडेट बनाते हैं। अगर आप देखें मुजफ्फरपुर में तो यहाँ देखिए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती हुई है, 6,66,878 वोट है। वीआईपी को यहाँ पर दिया गया था जिस पर गठबंधन था, तो राजभूषण चौधरी यहाँ से चुनाव लड़े थे और बड़ी बुरी तरीके से हारे थे। आप देखिए 61% जो है सॉरी हाँ आप देखिए मार्जिन जो है वो 63% का मार्जिन बताया जा रहा है, मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है। तो ये आप समझने की जरूरत है कि कितना ज्यादा बुरी तरीके से यहाँ पर जो है गठबंधन हारी थी। तो ऐसे में अगर चाहते ये लोग, जब इस तरह की पार्टी से गठबंधन किया जा सकता है, वीआईपी से आप गठबंधन कर सकते हैं, उन्हें आप सीट दे सकते हैं, तो आपको एआईएमआईएम को सीट देने से तकलीफ होती है। तो ये बात समझ में आता है कि भैया एआईएमआईएम तो अकेले चुनाव लड़ेगी। किशनगंज का सीट काफी फेमस और चर्चित सीट है, आप तमाम लोग जानते हैं। खुद अख्तरुल ईमान साहब ने यहाँ से चुनाव लड़ा था, 2,95,000 वोट इन्हें मिले थे, 3,67,000 ला करके मोहम्मद जावेद ने यहाँ से चुनाव जीता था कांग्रेस में, और जेडीयू सैयद मोहम्मद अशरफ को यहाँ पर उन्होंने कैंडिडेट बनाया था, 3,32,000 वोट इन्हें आया था। इस बार अगर आप देखेंगे अख्तरुल ईमान साहब को 2,95,000 वोट, वहीं अगर आप देखें इससे पहले जो है असरारुल हक साहब यहाँ पर थे, तो उस दरमियान भी अख्तरुल ईमान ने चुनाव लड़ा था, तो महज मुश्किल से 55,000 वोट इन्हें मिला था। अब देखिए 55,000 से 2,95,000 यानी कि लगभग जो है 2.5 लाख 2,40,000 से ज्यादा वोट इन्हें जो है मिला था। तो काफी उस वक्त इन्होंने जो है उस वक्त अख्तरुल ईमान जो है वो जेडीयू में थे गालिबन, और जेडीयू से उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन अब इस बार फिर किशनगंज से ये फाइट करेंगे और देखना यह है कि क्या जो मोहम्मद जावेद साहब है, क्योंकि मोहम्मद जावेद साहब के कार्यरत से लोग खुश भी नहीं है। एक एएमयू वहां पर माइनॉरिटी एक इंस्टीट्यूशन है, आज तक उसे ये लोग जो है चालू नहीं करवा सके, तो यकीनन वहां के लोग खफा है। और देखना यह है कि क्या अख्तरुल ईमान साहब को इस बार जनता चुनती है या नहीं। यह अररिया का सीट है, आप तमाम लोग जानते हैं, सरफराज आलम आरजेडी से जो है 2018 में बाई इलेक्शन हुआ था। जी हाँ, 2018 में बाई इलेक्शन हुआ था, तो देखिए यहाँ पर ये लोग चुनाव जीत गए थे, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप कुमार सिंह जो आए तब उन्होंने 6,18,000 वोट प्राप्त किया था और 4,81,000 से सरफराज खान रह गए थे, और यहाँ पर भी प्रदीप कुमार सिंह ने जो है वो चुनाव जीता था। तो ये एक सीट है, यहाँ पे भी देखना है कि किसी कैंडिडेट ये लोग जो हैं वो बनाते हैं। भागलपुर की सीट की बात करें तो यहाँ पर आप देखें अजय कुमार मंडल जो है वो जेडीयू से जीते हुए हैं, आरजेडी शैलेश कुमार जिनको 3,40,000 लगभग आधा वोट है। उसके बाद नोटा है और ये आई इंडिया ए और बीएसपी, तो ये एक महत्वपूर्ण सीट होने वाला है। यहाँ पर किन्हें कैंडिडेट खड़ा करेंगे ये भी देखने को मिलेगा। काराकट देखिए महाबली सिंह जेडीयू से वहां पर चुनाव जीते हुए, उपेंद्र कुशवाहा का सीट है एक तरह से, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन महाबली सिंह ने यहाँ से जो चुनाव जीता था। और अब देखना यह है कि देखिए उपेंद्र कुशवाहा जो है पहले यहाँ से जीत चुके थे 2014 में, लेकिन अब जो है वहां पर महाबली सिंह है।
अब देखना यह है कि यहाँ पर किसे कैंडिडेट खड़ा किया जाता है। ये बक्सर का है, अश्विनी कुमार चौधरी जो है बीजेपी से यहाँ पर चुनाव जीते हुए हैं, आरजेडी से जगदानंद बाबू हैं, लेकिन जगदानंद बाबू चुनाव हार गए थे। इस बार यहाँ पर एआईएमएम का कैंडिडेट होगा। अगर दोबारा से जगदानंद बाबू किसी वजह से हार जाएंगे तो लोग कहेंगे कि एआईएमएम ने हरा दिया, लेकिन एआईएमएम को ये लोग इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे। तो ये इनकी जो राजनीति है इंडिया महागठबंधन वालों की, वो भी समझ से परे है। क्या आखिर ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने ये सोच रखा है कि हम मुसलमानों को जो है सीट्स नहीं देंगे, हम मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने देंगे? इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि कांग्रेस ने अभी 2 लिस्ट जारी किए हैं। पहले दिन उन्होंने लगभग 40 के आसपास किया था, फिर 42 के आसपास, मतलब जितना भी लगभग 80 प्लस कर चुके हैं। मुश्किल से 3 कैंडिडेट इन्होंने मुसलमानों को दिया है, और वो 3 मुसलमान जो कैंडिडेट इन लोगों ने जो लिस्ट निकाले हैं 3 मुसलमानों का, वो वही सीट है जहां पे मुसलमान चुनाव हार जाएंगे। 98% चांसेस है। तो जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है। और बात करेंगे कि सबकी हिस्सेदारी की, ये कटिहार का सीट है। कटिहार सीट आप तमाम लोग जानते हैं, आदिल हसन जो कि यूथ अध्यक्ष है एआईएमएम के, वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इसकी घोषणा की गई है। शाह तारिक अनवर साहब जो है वो 5,22,000 वोट लाए थे, और दुलाल चंद्र गोस्वामी जी 5,59,000 ला करके यहाँ पे चुनाव जीत गए थे। तो ये एक महत्वपूर्ण सीट होगा। मोहम्मद शकूर साहब 9,248 सीट एनसीपी से लाए थे, और नोटा को यहाँ पर 20,584 वोट, तो नोटा को भी अच्छा खासा वोट मिल गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण सीट होने वाला है। देखना ये है कि आदिल अपनी किस्मत यहाँ से जो है वो आजमाएंगे तो किस तरह से यहाँ से वो जीत हासिल कर सकते हैं। हालांकि काफ़ी मुश्किल सीट है ये, और इतनी आसानी से यहाँ से चुनाव सीट निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन देखना यह है कि किस तरह से वो काम करते हैं। पूर्णिया सीट आप तमाम लोग जानते हैं, काफ़ी चर्चित सीट रहा है, और यहाँ पे संतोष कुमार कुशवाहा भी हैं। और अगर बात करें लगभग डबल मार्जिन से चुनाव जीते हुए उदय सिंह यहाँ पर इंडियन कांग्रेस से थे, वो चुनाव बुरी तरीके से हारे थे। 3,69,000, ये 6,32,000, लगभग हाफ मार्जिन है। समझने की कोशिश करें अगर आप। और ये सीट इस बार और भी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पूर्णिया जो सीट है आप तमाम लोग जानते हैं, सन 1999 में गालिबन, हाँ 1999 वाले में अगर आपको याद हो तो इंडिपेंडेंट, जी हाँ इंडिपेंडेंट तरीके से पप्पू यादव ने यहाँ से चुनाव जीता था। और उससे पहले जो है एक बार और पप्पू यादव ने यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो है वो चुनाव जीता था। और इस बार फिर से पप्पू यादव ने घोषणा कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। और पूर्णिया में उन्होंने जिस तरह की रैली की, लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोगों का जमावड़ा था। तो एक बार फिर पप्पू यादव यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि पप्पू यादव को भी इंडिया गठबंधन से अलग रखा जा रहा है, ये देखने को मिल रहा है। तो देखना यह है कि पप्पू यादव जो है वो यहाँ से किस्मत आजमाएंगे, और यहाँ पर कोई एक एआईएमआईएम का भी कैंडिडेट होने वाला है। तो किस तरह का ये सीट होगा, कैसा यहाँ से रिजल्ट आएगा, वो भी वक्त बताएगा। तो ये एक सीट है पूर्णिया। तो ये तमाम सीट्स हैं, इन तमाम सीट्स पे चुनाव होनी है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या एआईएमएम ने सही फैसला लिया है? क्या कुछ आप तमाम लोग सोच रहे हैं? 11 सीट पे चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है। इस 11 में से आपको क्या लगता है कि कितने सीट्स जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है वो यहाँ से जीत पाएगी? अख्तर ईमान की प्रतिनिधित्व में किस तरह से बिहार में अगले आने वाले वक्त में यहाँ से चुनाव होता है, और किस तरह से एआईएमएम पार्टी जो है फाइट करती है, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन यकीनन ये बताता है, ये दर्शाता है कि एआईएमआईएम पार्टी को एक तरफ जो है आईएनडीआई गठबंधन अलग रखती है, और दूसरी तरफ अलग रख करके ये कहती है कि भैया ये मुसलमानों का वोट काटती है। लेकिन ऐसा अगर आप कहते हैं तो भैया आप साथ में रख लीजिए, वही मुसलमानों का वोट आपको पड़ जाएगा। लेकिन ये लोग ऐसा भी नहीं करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, नीतीश कुमार बाबू यही कहते थे, नीतीश जी खुद भाजपा में शामिल हो गए और ये बता दिए कि कौन किसकी बी टीम है। खैर ये सब तमाम चीज़ें वक्त बताएगा, और देखना ये है कि किस तरह से एआईएमएम पार्टी फाइट करती है। अभी तो कैंडिडेट का नाम आना बाकी है, अभी सिर्फ 2 कैंडिडेट नजर आ रहे हैं, एक अख्तर ईमान और दूसरा आदिल हसन। देखना यह है कि 9 जो अलग अलग कैंडिडेट हैं वो कौन होंगे और किस तरह से आने वाले वक्त का चुनाव लड़ेंगे। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ किसी नई पेशकश।